सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया, पशुपालन और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो कई साधु संत और गौ सेवा से जुड़े जो अलग अलग समिति हैं उनके सदस्य भी इस दौरान इस कार्यक्रम में यहां पर शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करेंगे। मैं सभी से अनुरोध करूंगा शीघ्रता के साथ में मुख्यमंत्री महोदय का आप सम्मान की श्रृंखला को सुनिश्चित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी राजस्थान गौ सेवा समिति के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारी हैं। शीघ्रता के साथ में आप सम्मान करते करते आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। जितने भी पदाधिकारी हैं शीघ्रता से अनुरोध करूंगा कि आप तुरंत आगे की ओर बढ़ते चले जाएं। तो गौ सेवा समिति की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत सत्कार करते हुए मंच पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। गौ सेवा को लेकर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अब चूंकि चुनावी साल है लिहाजा सभी दौरों को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और गौ सेवा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे हुए हैं जिनके अपने मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। गौ सेवा समिति के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। मंच से तस्वीरें जहां पर कई और मंत्री भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ गौ सेवा समिति से जुड़े कार्यकर्ता और इसके साथ साथ तमाम अन्य सदस्य गौ सेवा समिति से जुड़े भी इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। आप साइड में हो ही नहीं है। कार्यक्रम में पहुंचने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया जा रहा है और गौ सेवा समिति से जुड़े जो सदस्य हैं वो लगातार मंच पर पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को फूल भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में एक ही चरण में चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर कि राजस्थान में महज एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो सकते हैं। एमपी की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी एक ही चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर दिल्ली में इस वक्त बड़ी बैठक चल रही है। चुनाव आयोग की बैठक ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये चुनाव कब होंगे इन्हीं को लेकर ये बैठक की जा रही है। आचार संहिता कब लगाई जाएगी इसे लेकर भी इस बैठक में फैसला हो सकता है। तो मिजोरम तेलंगाना में भी एक चरण में चुनाव संभव है। 10 से 15 दिसंबर के बीच कभी भी मतगणना हो सकती है। दिल्ली से इस वक्त की चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जल्द ही चुनावी बिगुल बजने वाला है। राजस्थान समेत कुल 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजेगा। 8 से 10 अक्टूबर के बीच तारीखों का ऐलान संभव है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस बैठक के बाद यह तय किया जाएगा कि चुनाव कब कराए जाएंगे, कितने चरणों में कराए जाएंगे और जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां पर आचार संहिता कब से लगाई जाएगी। और सूचना है कि 8 से 10 अक्टूबर के बीच कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। राजस्थान में आचार संहिता पर भी जल्द ही फैसला हो सकता है। फराह सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फराह, कई घंटों से बैठकों का दौर जारी है। हालांकि माना जा रहा है कि ये बैठक लंबे वक्त तक चलने वाली है, लेकिन अभी अपडेट क्या मिल पा रहा है बैठक से? जी बिल्कुल, देखिए 11 बजे से बैठक की शुरुआत हो गई है और अभी लगभग 2 घंटे हो गए और माना जा रहा है कि शाम तक ये जो बैठक है ये चलेगी। लेकिन अभी के लिए जो करंट अपडेट है वो सूत्रों के हवाले से ये माना जा रहा है
कि जिन भी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पर 1 चरण या 2 चरण में जो है वो मतदान होंगे। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पे 2 चरणों में होंगे, मिजोरम में बात करें तो 1 चरण में होगा, राजस्थान में 1 चरण में होगा, तेलंगाना में जो है वो 1 चरण में होगा। और सूत्रों के हवाले से ये भी माना जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर महीने में 5 राज्यों में मतदान के अलग अलग चरण होंगे। देखिए साफ तौर पर 5 राज्यों में दौरा किया गया था, तो उसी हिसाब से जो है वो संभावित एक खाका तैयार किया गया है और उसी के चलते जो है ये माना जा रहा है। अब जैसे जैसे जो है इस पर पुख्ता शाम तक ही हो पाएगा, क्योंकि देखिए साफ तौर पर जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं और दोनों चुनाव आयुक्त की मुहर के बाद चुनाव कार्यक्रम की जो अंतिम मंजूरी है वो दी जाएगी और उसके बाद घोषणा होगी। तो बिल्कुल फराह, घोषणा भी बताया जा रहा है कि कुछ ही समय में किया जा सकता है, क्योंकि बैठक में ये तय कर लिया जाएगा। फराह, बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते राजस्थान में आचार संहिता लग सकती है, यानी कि पार्टियों के लिए अब अंतिम दौर आ गया है। अब जंग चुनावी मैदान में और भी ज्यादा तेज देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए ये चुनाव आयोग का अंतिम दौर हम देख रहे हैं कि अंतिम तैयारी है, सारा खाका तैयार हो गया है। बैठक 2 घंटे से चल रही है और उसमें साफ जो है वो ये निकल कर आ रहा है कि 1-2 चरण में जो है वो होंगे और नवंबर दिसंबर में ये माना जा रहा है कि चरण शुरू हो जाएंगे और 10 से 15 दिसंबर के बीच जो है मतगणना होगी। ठीक है फराह, तो बैठक लगातार जारी है, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस का बीजेपी के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पीसीसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं संग रणनीति तैयार की गई है। गोविंद डोटासरा के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ खास रणनीति बनाई गई। प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर एक-एक कर कई बड़े आरोप भी लगाए। जो हालात बीजेपी ने क्रिएट किए हैं देश में, उसका जवाब देना पड़ेगा। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। और बीजेपी जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रही है वो पॉलिटिक्स ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अब बीजेपी इतनी डरी हुई है चुनाव से। चुनाव जब आते हैं बीजेपी अपनी तरफ से पूरी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करती है। जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। जयपुर में दंगा कराने की पूरी कोशिश की बीजेपी ने, लेकिन जयपुर की जनता दंगा नहीं चाहती है। जयपुर की जनता विकास, तरक्की और उन्नति के साथ है। और कांग्रेस जहां है वहां तरक्की, विकास और उन्नति है। कांग्रेस के प्रति लोगों का उत्साह, उमंग और जो जोश है, राजस्थान में सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की एक बार फिर। और जयपुर से इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आचार संहिता से पहले बड़ी घोषणा हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। प्रदेश की जनता को तोहफा मिल सकता है। गहलोत की घोषणा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी बन सकती है, क्योंकि चुनावी साल है। कुछ ही समय में आचार संहिता लग जाएगी और कहा जा रहा है कि आचार संहिता लगने से ठीक पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दे सकते हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जादूगर के पिटारे से इस बार क्या निकलता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हर वर्ग को साधने की कोशिश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से की जाएगी और बीजेपी की भी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि अगर कुछ बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने एक पोस्टर अभियान पर घिरती हुई नजर आ रही है। चुनाव को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान शुरू किया था, जिसमें बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए किसानों से जुड़ा एक पोस्टर जारी किया, जिसके बाद अब भाजपा खुद ही गिर गई है। दरअसल पोस्टर में 19,000 से अधिक किसानों की जमीनें नीलाम नहीं सहेगा राजस्थान स्लोगन के साथ एक किसान का फोटो भी लगाया गया है, मगर किसान माधुराम का दावा है कि बिना इजाजत उसके फोटो का इस्तेमाल किया गया और वो खुद 200 बीघा जमीन का मालिक है। साथ ही किसान अब बीजेपी पर मानहानि का मुकदमा करने की भी बात कर रहा है। इस मुद्दे पर अब कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। मैंने पूछी मन ढाई को फोन लगाएगा, मन साहब ने फोन लगाया, क्यों लगाया बाबा बोलो, कहीं मांगो लगाओ, बिना तुम्हारा क्या लगाओ बोलो। भाजपा वाला फोटो साफी है, फोटो हटा दो मोर पिताजी रो। और मैं तो जमीन में बैठा हूँ, खेत में बैठा हूँ और हाथ जोड़ मिलती है। भाजपा वाला साफी है और फोटो हटा दो। गलत गलत कमेंट करे सब,
कोई कहीं के कोई। कर्ज नीलामी संबंधित बड़े बड़े बैनर होर्डिंग बोर्ड लगाकर अलग अलग जगहों पर माधुराम को जो बदनाम करने की साजिश रची है उसका मैं घोर विरोध करता हूं। उस फोटो के माध्यम से बताया गया कि उसके कर्जा होने की वजह से उसकी जमीनें नीलाम होगी, जबकि वो व्यक्ति ना तो कोई कर्जदार है और न उसकी कोई जमीन नीलाम हुई। भारतीय जनता पार्टी का ये दोगला चेहरा और चरित्र है और उसने दलित समुदाय के साथ एक बहुत बड़ी घिनौनी हरकत की है। इसका जवाब आने वाले समय में राजस्थान की जनता और पूरा दलित समाज देगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा समस्त राजस्थान के दलित समाज को आहत पहुंचाने का कार्य किया गया है और ऐसी ओछी मानसिकता के जरिए भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार नहीं बना पाएगी। अब बीजेपी रोज नए नए हथकंडे लेकर आती है। जिस किसान की फोटो लगाई है वो किसान तो केस दर्ज करा रहा है बीजेपी वालों के खिलाफ कि भाई मैं तो किसी कर्ज से परेशान नहीं हूं। तो बीजेपी वालों तैयारी से करो, झूठ भी बोलो तो तैयारी से तो बोलो, जल्दीबाजी में बोल रहे हो। तो वहीं आरएलपी की परिवर्तन और सत्ता संकल्प यात्रा इन दिनों बाड़मेर में है। हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में बाड़मेर में रोड शो के बाद चौहटन में यात्रा पहुंची। इस दौरान बेनीवाल ने सभा को संबोधित करते हुए दिव्या मदेरना, ज्योति मिर्धा और बायतू विधायक हरीश चौधरी पर जमकर निशाना साधा। बेनीवाल के रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की कतारें भी लगी हुई नजर आई। तुम संघर्ष करो। तो एक बार चर्चे मुझे चुनौती देने से पहले उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं जो मुझे चुनौती दे रहे हैं वो 18 का चुनाव सोचे 18 में कैसे जीते थे। मैं बाई टू जो फार्म भर देता तो बाई थोड़ी चुनौती वहीं खत्म कर देता। उस समय उमेश जी नए थे उस समय, फिर भी टक्कर दी इन्होंने और उमेश जी की जगह भाई तुम 18 में होता जब क्या होता बताओ मुझे। चुनौती धरी रह जाती। लोगों को क्या क्या बात की, मेरा तो सीएम में नंबर आ रहा है, मैं मर जाऊंगा, मुझे मारो मत, मैं धूप में हूं, मुझे छाया में डालो, ऐसे कर करके काम निकाल लिया था। आ रहा चुनाव 23 का पता लग जाएगा। जिस गहलोत के खिलाफ बात कर रहे हो उसी गहलोत की उंगली पकड़ के सत्ता के अंदर आए थे। जानते नहीं करो कि 25-30 साल किसकी सेवा करी आप लोगों ने। नागौर के, जोधपुर के उन परिवारों ने जो कहते हैं गहलोत ने हमारे परिवार को बर्बाद किया, उसके बेटे को जिताने के लिए गली गली घूमे और गहलोत का बेटा उनसे नहीं आ रहा। जब बायतू का विधायक ओरसिया और नागौर की हमारी नेत्रियां जब गहलोत के बेटे के लिए वोट मांग रही थी, हनुमान बेनीवाल गहलोत के बेटे को हराने के लिए गली गली घूम रहा था, उसको हरा के क्यों लिया। ये होती है चुनौती। सामने आ रही है नगर परिषद की बोर्ड बैठक के दौरान जमकर हंगामा हो गया। पार्षदों के बीच तनातनी भी देखने को मिली। जनता और शहर के विकास के मुद्दे गायब हो गए। हर बार की तरह इस बार भी बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। परिषद के बोर्ड की बैठक थी जिसमें जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जानी थी, जनता के हित को लेकर फैसले लिए जाने थे। लेकिन एक बार फिर से कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बैठक शुरू हुई तो हंगामा भी शुरू हो गया। बैठक में जनता के विकास के मुद्दे उठाने के बजाय आपस में ही पार्षद उलझते हुए नजर आए। तो भीलवाड़ा से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर परिषद की बोर्ड बैठक के दौरान जमकर हंगामा हो गया। पार्षद यहां पर आपस में उलझते हुए नजर आए। तनातनी का माहौल बैठक में देखने को मिला है। फैसला होना था, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन यहां पर हंगामा बरप गया। ये तस्वीरें देखिए जरा, नगर परिषद बोर्ड की बैठक है ये, जहां पर पार्षद मौजूद हैं, लेकिन ये बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होनी थी, फैसला होना था, लेकिन एक बार फिर से बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। हुआ क्या था वहां पर? जी, ये हर बार बोर्ड बैठक जब होती है कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद वहां पहुंचते हैं, जनता के मुद्दे नहीं उठाते हैं, जो आम जनता की समस्या वो नहीं उठाते हैं। जो पिछली बोर्ड बैठक में विकास कार्यों की घोषणा की गई थी वो कहां तक पहुंचे उन पर चर्चा नहीं होती है। आगे क्या विकास कार्य किए जाएंगे, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए क्या किया जाएगा, दिवाली भी नजदीक है, कहीं ना कहीं साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर क्या किया जाएगा, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। इनकी गहरी दोस्ती आपको भाजपा और कांग्रेस की पार्षदों की बाहर देखने को मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी वो भीलवाड़ा नगर परिषद में आपको देखने को मिलेगी। पर जैसे ही बोर्ड बैठक आती है, बोर्ड बैठक से पहले दिन गर्मा गर्मी करने लग जाते हैं, बोर्ड बैठक के दिन हंगामा करते हैं, हाथापाई तक करने लग जाते हैं। पर जैसे ही बोर्ड बैठक खत्म होगी तो आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग दिखेगी। जनता के मुद्दे दोनों
पार्टियों के पार्षदों ने गौण कर दिए हैं, जनता के मुद्दों पर कोई बातचीत नहीं करते, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। पर कहीं ना कहीं जो विकास के मुद्दे हैं, जनता के हितों के मुद्दे हैं, शहर के हितों के मुद्दे हैं, दोनों नहीं उठाते। लगातार सभापति राकेश पाठक इनको चुप कराने में लगे रहे, वहां पे जो अधिकारी थे वो चुप कराने में लगे रहे, पर इन पर कोई असर नहीं हुआ। लगातार ये जो बैठक थी भेंट चढ़ चुकी, हंगामे की धक्का हतापाई करने पे आ गए, धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जनता के हित के मुद्दे हैं जिनको उठाने चाहिए, बोर्ड बैठक में रखने चाहिए, प्रस्ताव रखने चाहिए, वो नहीं रखे गए। जी, हर बार के बाती इस बार भी जो बैठक है हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। पर कहीं ना कहीं मैं फिर कहना चाहूंगा जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, जिस दिन बोर्ड बैठक होती है उसी दिन इनमें तनातनी, गुस्सा और हाथापाई देखने को मिलेगी। बाकी कहीं बिल्कुल राहुल, लेकिन पार्षदों का ये रवैया कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि जनता इन्हें इसीलिए चुनती है कि उनके मुद्दे बैठक में उठाए जाए और उनका निस्तारण किया जाए, जो जनता की समस्याएं हैं। बहुत शुक्रिया आपका राहुल तमाम जानकारियों के लिए। और झुंझुनू में उप पंजीयन कार्यालय के कर्मचारी पेन डाउन हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि मॉडल उप पंजीयन कार्यालय के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है। बीते 4 दिनों से लगातार पेन डाउन हड़ताल जारी है। रजिस्ट्री सहित अन्य कामकाज भी इसके चलते प्रभावित हो रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा में पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर मॉडल उप पंजीयन कार्यालय खोले जाने की घोषणा की गई थी, जिसे लेकर कर्मचारी इन मॉडल कार्यालय से स्टाफ हटाने के खिलाफ हड़ताल कर रहे हैं। राजस्थान में 114 उपपंजीयक कार्यालय हैं, जिसमें से सरकार ने 10 उपपंजीयक कार्यालयों को मॉडल कार्यालय के रूप में कार्यरत करने की घोषणा की है बजट में फरवरी में, और 2 को इम्प्लीमेंट कर दिया, एक जोधपुर में और एक बीकानेर में। उसमें हमारा जो भी स्टाफ लगा हुआ है सब पूर्ण उपपंजीयक कार्यालयों में, उसमें सरप्लस करके उनको अन्यत्र सब शिफ्ट किया जाएगा। हमारा विरोध यही है कि जो भी हमारा स्टाफ है उनको यथावत रखा जाए, और जो भी सरकार मॉडल उपपंजीयक कार्यालय बनाना चाहती है या इनको टेंडर प्रथा पे ठेके पे देना चाहती है, उनको यथावत रखा जाए। इस एवज में स्ट्राइक नहीं, हमारा पेन डाउन है संपूर्ण राजस्थान में, जो जब तक सरकार ये अपना वापस नहीं लेती है तब तक जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 5:25। पुलिस को तोहफा मिला है। पुलिस महकमे में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 8 नई गाड़ियां शामिल की गई हैं। इसे लेकर जिला एसपी ने गाड़ियों का अवलोकन कर इन्हें फील्ड के लिए रवाना किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इन गाड़ियों में चारों तरफ कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी लाइव स्ट्रीम गाड़ी के अंदर भी देखी जा सकती है। साथ ही गाड़ियों में अग्निशमन यंत्र के रूप में छोटे सिलेंडर जीपीएस की सुविधा उपलब्ध है। इमरजेंसी पर ये गाड़ियां क्विक रिस्पॉन्स देने का काम करेंगी। थानों को के साथ ही इन गाड़ियों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी तैनात किया जाएगा। ये 112 एक इमरजेंसी नंबर है। उस इमरजेंसी नंबर को रिस्पॉन्ड करने के लिए विशेष रूप से पूरे के पूरे राज्य में अलग अलग ज़िलों को सरकार की तरफ से गाड़ियां मुहैया कराई गई हैं। दौसा ज़िले में 8 गाड़ियां जो 112 नंबर इमरजेंसी कॉलर के लिए विशेष रूप से ये आज सम्मिलित हुई हैं। ये गाड़ी जो है आज के समय में सबसे जितनी अच्छी सुविधाएं हो सकती हैं उनसे सुसज्जित करने की कोशिश की गई है। गाड़ी के चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं। उन सीसीटीवी की जो फुटेज है वो गाड़ी के अंदर भी देखी जा सकती है। हमारे अभय कमांड सेंटर के थ्रू भी उसको देखा जा सकेगा। इसके अंदर जो, क्योंकि ये एक इमरजेंसी रिस्पांस के लिए गाड़ी है, तो इसके अंदर इमरजेंसी रिस्पांस की सारी चीज़ें, फर्स्ट एड किट, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर ब्लैंकेट, इस तरीके की सारी चीज़ें हैं। जीपीएस से ट्रेस होने वाली गाड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश, राजस्थान चुनाव आयोग समेत केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर फ्री बीज योजनाओं पर नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। याचिकाकर्ता भट्टूलाल जैन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। याचिका में कहा गया है कि जितना पैसा ये सरकारें फ्री बीज स्कीमों में खर्च करती हैं, उसका सारा बोझ भी करदाताओं पर ही पड़ता है। चुनाव से पहले हर तरह के वादे पर नियंत्रण लगना चाहिए। दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि केंद्र से भी नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है फ्री ब्रीज मामले को लेकर।
मध्य प्रदेश राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। हालांकि बीएल जैन साहब हैं जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है। क्या है याचिका में बात करते हैं। जैन साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके मध्य प्रदेश राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें जो फ्री में चीजें दी जा रही हैं उसको लेकर आप बहुत चिंतित थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल सहमति जताई और ये कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी चुनावों में ऐसी चीजें हो रही हैं। राजस्थान में भी इसी प्रकार से घोषणाएं हो रही है। हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल लीडर लोग किसी भी पार्टी के हों, राजस्थान के भी मुख्यमंत्री इस प्रकार की घोषणा करते हैं और राजस्थान सरकार कर्जे में है। हाँ, तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो अपने इंटरेस्ट के लिए पब्लिक की इस प्रकार की घोषणाएं करके एक करदाता के नाते हमारे फंड का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं इस पर रोक लगाना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुना और 4 सप्ताह का नोटिस इनको जवाब देने के लिए दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय न्यायालय के माध्यम से जिस प्रकार से ये पब्लिक फंड का दुरुपयोग हो रहा है, पॉलिटिकल लीडर लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पर रोक लगेगी। यदि रोक नहीं लगी तो किसी दिन मध्य प्रदेश शासन और राजस्थान सरकार सहित देश के कई प्रदेश दिवालिया हो जाएंगे, जिसकी हमें गहरी चिंता है। तो देखिए, साफ तौर से मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव आने वाला है, लेकिन मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बहुत महत्वपूर्ण आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी फिलहाल याचिका को एडमिट किया और तमाम राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि क्या जो आरोप लगाए गए हैं, ऐसे आरोप और इस प्रकार के चुनाव में अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो ये गंभीर विषय है। बहरहाल 4 हफ्ते में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में दोबारा सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि तमाम राज्य सरकारें और चुनाव जो राज्य चुनाव आयोग है इस पूरी प्रक्रिया को लेकर अपना क्या कुछ जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करता है। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। अलवर से खबर है, जहां पर सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित बफर जोन में इन दिनों टाइगर्स का मूवमेंट देखा जा रहा है। वहीं टाइगर के नजर आने के बाद उस जगह पर वन कर्मियों के ड्यूटी लगा दिए गए हैं, जिससे वहां पर जान माल का नुकसान ना हो। डीएफओ ने बताया कि इस क्षेत्र में 4 टाइगर और 3 शावकों का मूवमेंट लगातार देखने को मिल रहा है और जंगल शहर से सटे होने के कारण शहर के आसपास इनके मूवमेंट बने हुए हैं। साथ ही डीएफओ ने टाइगर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए फॉरेस्ट विभाग को भी सूचना देते हुए उनसे भी अपील की है। बढ़ते टाइगर्स मूवमेंट से पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा देखा जा सकता है। देखिए, पिछले कुछ सालों में जो अलवर का बफर क्षेत्र है सरिस्का टाइगर रिजर्व का, जो शहर से लगता है, उसमें टाइगर्स की संख्या बढ़ी है लगातार और ये एक पूरे क्षेत्र के फॉरेस्ट के लिए और शहर वासियों के लिए विशेष रूप से बहुत ही गर्व का विषय है। और कोटा